हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 9 में लहासा की ओर जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि लेखक है वो सुमति के साथ निकल पड़ते हैं। उनकी सूरत और वेशभूषा भिखारियों की जैसी थी। भीख मांगने लगते हैं क्योंकि डाडा थोंगला के पास बहुत ही खतरनाक जगह है और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता तो वो कुची कुची बोल करके भीख मांगते। और आगे का पड़ाव लंबा होने के कारण उन्होंने 2 घोड़े किराए पर ले लिए थे। इससे आगे वो बढ़ते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ऊंचाई है, पहाड़ी इलाका है। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। डांडे स्थान का नाम है, ये ध्यान रखें। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। ऊंचाई की जगह है, 17-18 हजार फीट, ये सब जानते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है। हमारी दक्षिण तरफ से पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर खड़े थे। मतलब हमारे दक्षिण से लेकर के पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के सफ़ेद बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियां दिखाई दे रही हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे ये एक स्थान है, टीले नुमा एक जगह है। उसकी ओर दिखने वाले जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे। मतलब उन पर कोई भी वनस्पति नहीं खड़ी है, पेड़ पौधे नहीं खड़े हैं और कोई भी बर्फ़ नहीं है। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था। अब इस देवता के स्थान के बारे में याद रखें, पूछा जा सकता है कैसा स्थान है, कैसी स्थिति है। तो डाड़े के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। अब हमें ढलान में उतरना है। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई जो थी वो इतनी मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार हमारे साथ चल रहे थे। हमारे साथ और भी साथी चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चलने लगा था। लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चल रहा है और देखो क्या हो जाता है उनके साथ। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। ये क्या है डॉन क्विक्विस्टो? ये एक रूसी उपन्यासकार के उपन्यास का कोई चरित्र है, कोई व्यक्ति है जो कि घोड़े पर चलता हुआ खो जाता है, झूमता हुआ चलता रहता है। तो कोई उपन्यास का, रूसी उपन्यास का चरित्र लिया है उन्होंने, कैरेक्टर उठाया है। तो उसी की तरह मैं अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फुट रहे थे, अलग अलग हो रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया दूर, गलत रास्ता लेकर के। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। अब लो, फिर लौटकर उसी को पकड़ा, उसी रास्ते को। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मेरा इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो आगे निकल गए थे, मैं रास्ता भूल गया था। अब प्रश्न यहाँ बन सकता है कि वो लेखक रास्ता किस कारण भूल गए थे, क्या हुआ? इस प्रकार से याद रखना है इस बात को। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, ये नेपाली लोग, पहाड़ी लोग, इनका मुंह वैसे ही लाल होता है और जब गुस्से में हो तो पता ही है। और अब तो वह है पूरे गुस्से में था और लाल हो रखा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। कंडे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ गोबर के उपले जो होते हैं सुखाए हुए, उनको वो कंडे बोल रहे हैं।
सर्दी है पहाड़ी इलाके में, तो वो जला दिए तपने के लिए, और 3-3 4-4 बार वो गर्म चाय कर चुके हैं। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, कहा लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था इस घोड़े के कारण। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। सत्तू क्या होता है? सत्तू भुना हुआ अनाज जिसको पीस लिया जाता है उसको सत्तू बोलते हैं। तो चाय सत्तू खाया गया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा थुक्पा एक प्रकार का सूप है इनका, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों को मिला करके उबाल करके बनाया जाता है। जिसमें दिया है वो शब्दार्थ में बता देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी स्थान का नाम है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में एक उभरा हुआ स्थान जिसको ये तिंगरी बोल रहे हैं, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी है। तो तिंगरी समाधिगिरी कहाँ है? इस तिंगरी के बीचों बीच एक उभरी हुई पहाड़ी नुमा स्थान, पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधिगिरी है। आसपास के गांवों में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। वो साथ में पतली पतली कपड़ों के वस्त्रों के गट्ठर लेकर के चले हैं, शायद बेच रहे हैं। क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, दूसरे कपड़े से ही। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहता है, रिश्तेदारों के पास जाना चाहता है। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। भाई गंडे बांटने गए वहीं लगा दो 5-7 दिन, तो हमारी यात्रा लेट हो जाएगी। तो उससे कहा कि जिस जिस गांव में हम रुकते हैं उस गांव में बांट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपये दे दूंगा, जो तुम्हारा नुकसान होगा अलग से। सुमति ने स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया भार ढोने वाला, जो वजन ढोने वाला हो साथ में। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की धूप, तेज धूप, उसमें चलना पड़ रहा था। तेज धूप में देखो क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं। कठिनाइयों का जिक्र होगा क्वेश्चन में, वो आपको लिखना पड़ेगा। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। भाई सामने धूप है तो वो जल रहा है धूप के कारण, और पीछे कंधा है वो ठंडी हवा के कारण, बर्फ के कारण बर्फ हो रहा है, ठंड भी लग रही है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी। डंडा हाथ में लिया, पहाड़ी इलाकों में डंडा लेकर के चलते हैं, साथ में चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। सुमति किसी दूसरे यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। बोले शेखर विहार की ओर से चलेंगे हम, कोई आदमी मिलेगा हमें। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जागीरदार हैं वहाँ के मालिक, जिसको राजा भी बोल सकते हैं एक तरीके से। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो मठों के हाथ में था। मठों को विहार बोलते हैं, विहार, बौद्ध विहार। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। किसी को कुछ ऋण दे दिया, पैसा दे दिया, उसके बदले वो उन मजदूरों से काम ले लेते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, बौद्ध भिक्षु। वो मठ विहार के लोग उनको भेजते हैं, जो विहार, जो जागीरदार अपनी खेती करते हैं पर्सनल। जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था वो भिक्षु।
शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिसे नमसे कहते हैं, वे भी बड़े भद्र पुरुष थे, अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि लेखक कौन से वेश में है? कौन से वेश में है? भिखारियों के वेश में है। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेम से वार्तालाप की। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त उनका भेष नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए ऐसा वेश नहीं था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, कंजूर क्या है? भगवान बुद्ध के वचन का अनुवाद किया हुआ पुस्तकें हैं। उसकी हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, पुस्तकें 103। मेरा आसन भी वहीं लगा दिया गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी, एक एक पुस्तक 15-15 शेर से कम नहीं होगी, 15-15 किलो से। वही मोटे कागज पे है तो भारी भरकम है। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं जाके आऊँ क्या? मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर मतलब पुस्तक पढ़ने में लीन हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। बोल जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। सुमति वापस आ गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। कहाँ? तिंगरी की ओर। क्यों? कहाँ जाना है? लहासा की ओर, तिंगरी से होते हुए। ये हमारा चैप्टर था। कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। आशा है ये समझ आ गया होगा आपका। थोंगला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, बिल्कुल मिला। जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि वहाँ का समाज ही ऐसा था। भद्र वेश में होते हैं तो उनको डर लगा रहता है कि कोई अधिकारी हो, कोई ऐसा व्यक्ति क्यों न हो कि वो उनका कुछ नुकसान कर दे। और भिखारी होने के कारण वो उन पर विश्वास कर सकते थे कि ये हमारा नुकसान नहीं करेगा। कुछ उनके मानसिकता पर निर्भर भी करता है, क्योंकि रात के समय, शाम के समय वो छंग पी करके होश में नहीं रहते हैं। इसलिए उनको भद्र वेश में होने के कारण आते वक्त अच्छा स्थान नहीं मिला, लेकिन भिखारी वेश में वहाँ पर मिला था। ये आंसर हो जाएगा। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अरे मौत का भय बना रहता था, जान का भय बना रहता था, क्योंकि लोग बंदूकों को लाठी के लेकर के तरह चलते थे और किसी का भी खून करते थे। पहले खून करते थे और उसके बाद उसमें देखते थे कि पैसे हैं या नहीं है। तो इस प्रकार जान का खतरा रहता था। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के कारण पिछड़ गया था। किस कारण पिछड़ गया था? उसका घोड़ा धीरे चल रहा था, बहुत धीमे। वो उसे मारना नहीं चाहता था, थका हुआ समझ करके, और उसने गलत रास्ता पकड़ लिया था और वहाँ 1.5 मील तक चला गया था, इसलिए वह रास्ता भूल गया था। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? भाई पहली बार रोकने का प्रयास इसलिए किया कि वो 5-7 दिन लगा देगा, समय लगा देगा, टाइम नहीं है। दूसरी बार वह पुस्तक पढ़ने में लीन था, उन पुस्तकों के बारे में वो जानना चाहता था, इसलिए पुस्तकों के अंदर लीन होने के कारण उसने दूसरी बार उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उसके पास समय था वो पुस्तक पढ़ने के कारण। तो उन्होंने उसे वहां जाने से नहीं रोका। अभी अभी आया है। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता? डर, क्योंकि हथियार का कानून नहीं था तिब्बत। दूसरा, रास्ता चढ़ाई वाला था। तीसरा, रास्ता भूलने का डर था। चौथा, धूप, तेज धूप में चलते हैं तो सामने से धूप लगती है और पीठ पीछे बर्फ जैसा ठंडा लगता है। और कोई भी भयावह स्थान, जंगली रास्ता, ऊंचाई और चढ़ाई वाला, ऐसे कई बहुत सारे वहाँ पर क्या थे? कारण थे कठिनाइयों के, जिनको हम लिख सकते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उस समय का तिब्बती समाज बहुत अच्छा था। भगवान बौद्ध धर्म से प्रभावित था। उस समाज में आपको चाय बनवानी है, अंदर तक जा सकते हैं। चाय में मक्खन कम लगेगा तो आप खुद कूट करके मक्खन डाल करके दे सकते हैं। पर्दा प्रथा नहीं थी, भिखमंगे तक व्यक्ति भी अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं। तो
कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। इस प्रकार का समाज था, सुलझा हुआ समाज था। नंबर 7 क्वेश्चन, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका क्या अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। नहीं, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, तो वो कह रहा है कि मैं पुस्तकों के अंदर था। ये रचना और अभिव्यक्ति है कुछ। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग गांव भर में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व का चित्रण कर सकते हैं। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था, अपने यजमानों के पास जाता है। तो ये रचना और अभिव्यक्ति पर चर्चा बाद में करेंगे। इनसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा से संबंधित। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।